सगी सौतेली बेटी के लिए माँ लाई सालगिरह का गिफ्ट। भाई साहब, जरा और अच्छा और महंगा सा गाउन दिखाओ, मुझे मेरी बेटी की पहली सालगिरह के तोहफे में चाहिए। अच्छा जी, बेटी की सालगिरह है, तब तो फिर आप ये डमी पर लगाया हुआ गाउन देखिए। दुकानदार ने जैसे ही विमला को डमी को पहनाया हुआ गाउन दिखाया तो विमला का उसके ऊपर दिल आ गया। अरे वाह, कितना अच्छा गाउन है, कितने का है? इसकी कॉस्ट है 30,000 रूपए। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी का दिन बनाने को तो मैं इससे भी महंगा गाउन खरीद सकती हूँ, आप यही दे दो। विमला ने वो 30,000 का गाउन खरीद लिया और उसे खरीदने के बाद वो नॉर्मल बाजार में आ गई, जहाँ वो एक छोटी सी दुकान में चली गई। सुनते हैं, जरा मुझे जल्दी से हल्की फुल्की कढ़ाई की साड़ी दिखाओ भैया। कितने रुपए तक की विमला जी? 1,000, 1,500 या 2,000? अरे भैया, 1,000 या 2,000 क्या कुछ होते ही नहीं है, मुझे तो बस 500 रुपए तक की साड़ी चाहिए थी। विमला की बात सुनकर दुकानदार ने उसे 500 रुपए वाली साड़ी दिखानी शुरू कर दी। किसके लिए ले रही हो विमला जी? सुष्मिता के लिए? सुष्मिता को मैं ये 500 रुपए वाली साड़ी दूंगी, ये तो उस फालतू के लिए है। अब अगर ना दूं तो जमाने में बुरी बन जाऊंगी, इसलिए उसके लिए भी साड़ी खरीदनी पड़ रही है। कोई बात नहीं है बहन, और बेटी तो चाहे सगी हो या सौतेली, माँ का ध्यान तो रखती ही है। मेरी दुकान पर ही तो लाती थी आप शादी से पहले दोनों बच्चियों को। बेचारी बड़ी वाली में मुंह से एक अल्फाज नहीं निकालती थी, बस जो भी आप दिलवा देती थी वही चुपचाप ले लिया करती थी और चली जाती थी। दुकानदार की बात सुनकर विमला चिढ़ सी गई और बोली, भाई साहब, मेरी बेटियों को मुझसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं होगा, इसलिए आप उनकी बात छोड़ो और मुझे ये वाली साड़ी दे दो। विमला की बात सुनकर वो दुकानदार बस चुप सा रह गया और विमला वहाँ से साड़ी लेकर घर आ गई। ताला ही लगाकर चली जाती हूँ और चाबी पड़ोस में दे जाऊंगी, कभी मुझसे गुम हो जाए। अरे विमला जी, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, आज वो सुष्मिता की सालगिरह है ना, तो बस उसी के घर जा रही थी। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है बहन, जा। अपनी पड़ोसन से बोलती हुई विमला अपनी बेटी के घर जाने को निकल गई। विमला की 2 बेटियां थी, एक सगी और दूसरी सौतेली। पहले उसने अपनी सगी बेटी सुष्मिता के घर जाने का फैसला किया। पहले तो मैं सुष्मिता के घर जाऊंगी, वो कितनी खुश हो जाएगी मुझे देखकर। ऐसे ही सोचते सोचते विमला अपनी सगी बेटी सुष्मिता के घर पहुंच गई, जहाँ अरे ये क्या, घर तो काफी सजाया हुआ सा लग रहा है। क्या सुष्मिता ने कोई पार्टी रखी हुई है? नहीं नहीं, वो मेरे बिना कैसे कोई पार्टी कर सकती है। विमला ऐसे ही खुद से ही बोलते बोलते अपनी सगी बेटी के घर में आ गई और जैसे ही वो हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि काफी सारे मेहमान वगैरह आए हुए थे और सुष्मिता अपनी पहली सालगिरह की पार्टी कर रही थी। ये देखकर विमला को जरा दुख सा हुआ, लेकिन उसने इस सबको नजरअंदाज कर दिया और वो सुष्मिता के पास गई। सुष्मिता, मेरी बच्ची। माँ, आप यहाँ? मेरी बच्ची, मुबारक हो तुझे तेरी शादी की पहली सालगिरह। माँ, ये आप क्या कर रही हो? इतना क्यों चिपक रही हो? और मैंने तो आपको इस पार्टी में बुलाया भी नहीं था, तो फिर आप क्यों आई? मैं तेरी माँ हूँ बेटा। क्यों, मैं आ नहीं सकती हूँ क्या? कब ये गरीबों वाली हरकतों को छोड़ोगी? वैसे सही कहते हैं अमीर लोग कि गरीबों की नीयत में ही खोट होता है। हर जगह पर बस उन्हें अपने भरने की लगी रहती है। आप भी यहाँ मुझसे कुछ दान दक्षिणा लेने आई हो ना? नहीं बेटा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बल्कि तेरे लिए सालगिरह का तोहफा लेकर आई थी। मैं तो तेरी पार्टी के बारे में जानती तक नहीं थी मेरी बच्ची। ओह, तोहफा, लाइए, दीजिए, क्या तोहफा है? ये देख, मैं ये गाउन तेरे लिए लाई हूँ, उसी दुकान से जिससे तू मुझसे हमेशा कपड़े खरीदने को बोलती थी। ओह अच्छा, ये है। माँ, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो मैं ऐसी ड्रेसेस भिखारियों को दे दूं, आपको यही ओल्ड सा कलर मिला था लाने के लिए। बेटा, मैं तो अपने पैसे। बस बहुत सुन लिया मैंने आपकी बकवास। पैसे पैसे, अरे माँ बस कीजिए, पैसे मैं आपको भिजवा दूंगी। अभी के लिए आप जाइए, जाइए यहाँ से। विमला को उसकी सगी बेटी ने बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया, जिसकी वजह से विमला की आंखों में आंसू भर गए। वो बेचारी आंखों में आंसू लिए ही अपने टूटे मन से अपनी सगी बेटी के घर से आ गई। मैंने कितने मन से सुष्मिता के लिए गाउन लिया था, लेकिन उसने मुझे भरे हॉल में बेइज्जत कर दिया। अब डर लग रहा है कि मैं उर्वशी के घर जाऊं भी कि नहीं, कहीं वो भी मुझे ऐसे ही बेइज्जत करके ना भगा दे। लेकिन जब तक मैं जाऊंगी नहीं, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा, इसलिए मुझे जाना होगा।
विमला हिम्मत करके अपनी सौतेली बेटी के घर जाने को भी निकल गई, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी सौतेली बेटी भी उसे ऐसे ही बेइज्जत ना कर दे। ऐसे ही डरते डरते वो उसके घर पहुंची और आ रही हूँ बाबा। माँ आप? हाँ, मैं तेरी पहली सालगिरह है ना, तो बस उसी का तोहफा देने आई थी, ये ले। आपको याद था माँ? आप बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। उर्वशी तो शायद काफी खुश है, एक बार तोहफा खोलकर तो देख ले कि कैसा है। आपने दिया है तो अच्छा ही है माँ। माँ वैसे इसकी क्या जरूरत थी, हाँ पैर उठाकर मेरे घर तक आ गई, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ऐसे बोलकर उर्वशी विमला को घर के अंदर लेकर गई। उर्वशी की बात सुनकर विमला को वो बात सीधा दिल पर लगी, क्योंकि उसकी चहीती बेटी ने तो अपनी माँ को बेइज्जत कर दिया था। उर्वशी का अपने लिए इतना प्यार देखकर विमला पुराने दिन में खो गई। ऐसे ही रोजाना मुझसे तेल की मालिश करवा लिया कर, 7 दिन में ही देखना तेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। माँ हट जाओ, बस अब काफी देर हो गई मालिश। नहीं अभी नहीं, 5 मिनट और मसाज करवा। और मैंने ना उर्वशी को नाश्ता बनाने को बोल दिया था, वो नाश्ता लेकर आती ही होगी। विमला के ऐसे बोलते ही उर्वशी नाश्ता बना ले आई। चल अब उठ जाना और नाश्ता कर लेना। ठीक है। दोनों माँ बेटी नाश्ता करने को बैठ गई कि तभी उर्वशी भी उन्हीं के साथ बैठने को हुई। लेकिन तू कहाँ बैठ रही है? माँ इसमें मेरा भी नाश्ता है। ओह अच्छा, तेरा भी है, ये ले, तो तू अपना हिस्सा ले और कहीं और को खा ले। अच्छा ठीक है माँ। उर्वशी बेचारी दुखी होकर अपनी माँ से अपना नाश्ता अलग को ले आई, लेकिन कुछ भी उससे उल्टा नहीं बोली। माँ माँ कहाँ गुम हो? हाँ कुछ नहीं बेटा। वो क्या हो? बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने पहले तेरे साथ कितना गलत किया। माँ मैं तो आपसे नाराज ही नहीं थी, तो फिर माफी कैसी? ऐसी बातें मत सोचिए माँ। उर्वशी ने ऐसे बोलकर विमला को गले लगा लिया। सालगिरह के दिन उर्वशी को अपनी माँ मिल गई थी। माँ अब आप आ ही गई हो तो मैं आपकी लाई साड़ी को पहन लेती हूँ, उसके बाद हम पार्टी करेंगे। सही कहा माँ उर्वशी ने। राज और उर्वशी ने जैसा बोला था वही किया। उन्होंने सिर्फ विमला के साथ ही घर में पार्टी की और फिर विमला अपने घर वापस आ गई। विमला घर आकर अपनी सगी बेटी के बर्ताव को लेकर दुखी हो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सगी बेटी मुझसे ऐसा सलूक करेगी। जिसे मैंने हमेशा पलकों पर बिठाया उसी ने ठुकराया, और जिसे हमेशा ठुकराया उसी ने मेरा साथ निभाया। माँ। सुष्मिता तो अचानक और रो क्यों रही है? विमला बहन मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। अरे जो बेटी अपनी माँ को सभी के सामने बेइज्जत कर सकती है वो एक अच्छी बहू क्या ही बनेगी? ऐसा नहीं है बहन, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। कर दिया मैंने माफ, तू रो मत। गंगा जी मेरी बच्ची बुरी नहीं है, बस नादान है, इसे माफ कर दीजिए ना। विमला ने सुष्मिता की सास को समझा दिया और जिसके बाद गंगा सुष्मिता को घर ले जाने को राजी हो गई। अब सुष्मिता को भी सीख मिल गई थी तो दूसरी तरफ विमला भी समझ गई थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। कैसी बातें कर रहे हो बड़े मियाँ, ऐसे नहीं होता है। सोने का जो रेट है वही रहेगा। मैं आपको 100 रुपए सस्ता भी कुछ नहीं दूंगा। ऐसे मत कहो सुनार बाबू, मेरी बेटी की शादी है, बस मेरे पास जेवर खरीदने को 100 रुपए ही तो कम है। इन्हीं में मुझे ये सोने की नथ दे दो ना। अरे अब्बा जी तुम्हारी बुढ़ी अकल में कब बात घुसेगी, जाओ कहीं और से खरीद लो। 100 रुपए सस्ती नथ मेरे पास जो नथ है उनमें 1 रुपया कम नहीं होगा। केशव ने ऐसे बोलकर अपनी दुकान से उस गरीब आदमी को भगा दिया। केशव बाजार का नामी ग्रामी सुनार था। वो बेचारा बूढ़ा आदमी उदास होकर दुकान से आ गया, लेकिन केशव ने उसे आंख उठाकर देखा तक नहीं। अभी केशव उस आदमी के पीठ पीछे बकबक कर ही रहा था कि वहां उसकी पत्नी निर्मला आई। सुनिए जी, माँ का फोन है, आपसे कुछ बात करनी थी। हे भगवान, अभी एक बूढ़ा गया है और अब बुढ़िया से बात करनी पड़ेगी। लाओ दो। हेलो हेलो जी बोलिए। नमस्ते दामाद जी, मैं रेखा बोल रही हूँ। दामाद जी आपसे जरा सी गुजारिश थी, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, तो क्या आप कुछ दिनों को मेरे पास निर्मला को छोड़ देंगे? नहीं। क्यों दामाद जी? अरे माँ जी वो क्या है ना, निर्मला के घर में ना होने से फिर मुझे दिक्कत होने लगती है, तो इसीलिए। केशव ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। आपको ऐसे माँ से मना नहीं करना चाहिए था केशव जी, उन्हें बुरा लगा होगा।
मना नहीं करता तो क्या करता निर्मला, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ दूं? तुम जानती हो कि घर में कितना काम होता है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे में भला कैसे तुम्हें उनके पास छोड़ सकता हूँ? लेकिन वो भी तो मेरी माँ। बस यहीं चुप हो जाओ निर्मला, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा। घर में रहो और घर के काम संभालो। केशव ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। वो रेखा का दामाद था जिसे अपनी सास की जरा सी भी परवाह नहीं थी। रेखा की 2 बेटियां थी। एक बेटी के पति ने उसे आने से मना कर दिया, जिसके बाद तबीयत खराब में रेखा ने दूसरी बेटी को फोन मिलाया। मेघा बेटा कैसी है? माँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? ठीक नहीं हो बेटा, इसीलिए फोन किया, तुम मेरे पास आ जा। क्या माँ आपकी तबीयत सही नहीं है? ठीक है मैं आती हूँ। नहीं बेटा ऐसे अचानक मत आना, दामाद जी को बता कर आना, कभी वो नाराज हो जाए। माँ वो नाराज नहीं होंगे, आप तो उनकी आदत को जानती ही हो। लेकिन चलो अगर आप कह रही हो तो मैं उनसे पूछकर ही आ जाऊंगी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ होंगे। मेघा ऐसे बोलकर अपने पति का इंतजार करने लगी। मेघा का पति गरीब किसान था जो कि अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तरह तरह के कामों में लगा रहता था। वो दोनों पेड़ घर में रहते थे। एक तरफ मेघा राम के बारे में सोच रही थी तो वहीं राम। अरे चाचा क्या बात है, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अरे बेटा राम, केशव बाबू की दुकान से बेटी के लिए नथ खरीदने गया था। 100 रुपया कम था तो बाबूजी ने नथ नहीं दी, जलील करके भगा दिया। बहुत बुरा हुआ, केशव को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलिए चाचा, आपकी उदासी नहीं देखी जाती है। ये लीजिए 100 रुपए और ले आइए बेटी की नथ। अरे नहीं नहीं राम बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुम तो खुद मजदूर आदमी हो, मुझे ये पैसे मत दो। अरे लख लो चाचा, पैसा तो हाथ का मैल है, आता है चला जाता है और फिर आ जाता है। लेकिन जो पैसा किसी जरूरतमंद को मिल जाए उससे अच्छा क्या होगा? राम ने ऐसे बोलकर उस बूढ़े आदमी के हाथ पर पैसे रख दिए, जिन्हें लेकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। केशव और राम दोनों एक ही सास के 2 दामाद थे। एक ने एक इंसान को खुशी दी थी तो दूसरा उसकी उदासी की वजह बना। राम बहुत ही अच्छा इंसान था। जैसे ही उस बूढ़े आदमी की मदद करके वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक बुढ़िया भारी सामान सर पर उठाए जा रही है। अरे अम्मा, कैसे इतना भारी सामान लिए जा रही हो? क्या बताऊं बिटवा, बेटी के दूसरे घर सर्दी का सामान लेकर जा रही हूँ। बेटों से बोला था कि पहुँचा दो, लेकिन काम कारोबार से फुर्सत मिले तभी तो वो अपनी माँ के काम आए। अम्मा, इतना सामान सिर पर रखने से तुम्हारे सिर में परेशानी भी हो सकती है। लाओ ये सामान मुझे दे दो। कहाँ है बेटी का घर? मैं छोड़ दूंगा। राम ने ऐसे बोलकर उस बुढ़िया से सारा सामान ले लिया और उस भारी सामान की पोटली को सर पर रखे उसने उस बुढ़िया को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया, जहां उसे बुढ़िया ने खूब दुआ दी। जीने का नाम ही दूसरों के लिए है। अरे नहीं, मुझे तो घर पर सब्जी लेकर पहुंचना था। मेघा इंतजार कर रही होगी और मुझे तो साहूकार जी की गौशाला को साफ करके अपने खेत की भी सिंचाई करनी है। अरे मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम हैं। राम ऐसे ही चिंतित होते हुए लौटने लगा। उसके पास पैसे वगैरह काफी कम थे। जब वो रास्ते में आ रहा था तो उसने देखा कि एक रेडी वाले सब्जी वाले की सब्जी गिर रही थी। राम ने उसे उठाने में उसकी मदद कर दी। शुक्रिया भैया, लो जी ये रख लो। क्यों? ये आलू यहाँ के नहीं शिमला के हैं। मेरे पास बिक नहीं रहे थे तो सोच रहा था किसी को दे दूंगा। अब आपने मेरी मदद कर दी तो उसके बदले मुझसे ये आलू ले जाओ। शुक्रिया जी, ये होती है भगवान की लीला। अभी मैं परेशान था कि घर पर क्या लेकर जाऊंगा, लेकिन कहते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं वो कभी भूखे नहीं सोते। राम ऐसे ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया। कुछ देर बाद ही वो अपने पेड़ घर पहुंच गया, जहाँ मेघा उसका इंतजार कर रही थी। आ गए आप? क्या बात है, बोलो। आपको कैसे पता चला कि कोई बात है? तुम्हारे चेहरे ने ही बता दिया। क्या हुआ, माँ की याद आ रही है? राम की इस बात पर मेघा की आंखों से आंसू छलक आए और उसने उसे रेखा की तबीयत के बारे में बताया। क्या कहा, माँ जी की तबीयत सही नहीं है? मेघा, अगर ऐसा था कि माँ ने खुद फोन किया था तो तुम्हें तुरंत चले जाना चाहिए था। मुझे तो अभी बहुत काम है। गौशाला जाकर गायों को नहलाना है और फिर खेत की भी सिंचाई है। एक काम करो मेघा, मैं तुम्हें माँ जी के पास छोड़ देता हूँ, बाद में वक्त मिलने पर मैं आ जाऊंगा। राम की बात पर मेघा मान गई। राम को कई काम थे, लेकिन सभी को भूलकर वो सबसे पहले मेघा को उसकी माँ के पास छोड़कर आया और फिर आकर उसने गौशाला और गायों की सफाई की।
सभी गाय और गौशाला चमक रही हैं। बहुत अच्छे राम। साहूकार जी, इस काम के पैसे मुझे आज मिल जाएंगे? क्यों नहीं राम? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि इन पर तुम्हारा हक न हो। अरे जिंदगी में पहली बार तुमने मुझसे पैसों को कहा है। ठीक है, ले लेना। साहूकार अपनी बात पर अटल रहा। काम के निपटते ही उसने राम को उसका मेहनताना देकर भेज दिया, जहां फिर राम अपने खेत की सिंचाई करने को चला गया और शाम के वक्त वो रेखा से मिलने हाथ में उबले अंडों की पन्नी लेकर पहुंचा। नमस्ते माँ जी। कैसी तबीयत खराब हो गई? अरे केशव जी और निर्मला जी भी यही हैं। हाँ जी, यही हैं। निर्मला, वैसे काफी देर हो गई है हमें आए हुए। बस मिल तो ली तुम अपनी माँ से। चलो अब घर चलो। जी। निर्मला अपनी माँ से विदा लेकर केशव के बोलने से घर वापस आने को निकल गई। केशव ने राम से भी एक शब्द नहीं बोला और नाक पर अपनी अमीरी का घमंड लिए घर आ गया। वहीं राम प्यार से रेखा के पास बैठा और उसे उबला अंडा छील कर देने लगा। ये लो माँ, उबला हुआ अंडा खाओ, इससे आपकी तबीयत जल्दी सही हो जाएगी। अरे नहीं दामाद जी, आप बेवजह ही परेशान हुए। इसमें परेशानी की क्या बात है माँ? आप मेरी माँ हो। मेघा, तुम भी एक दो उबले हुए अंडे खा लो। तब तक मैं माँ जी के पांव दबा देता हूँ। नहीं दामाद जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं भला अपने दामाद से पांव कैसे दबवा सकती हूँ? माँ, दामाद की नहीं बेटी की नजर से देखो, तब तो कोई परेशानी नहीं होगी ना। और वैसे भी माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। अब मेरी सगी माँ तो जिंदा नहीं है, तो उनके चरण स्पर्श करके मैं स्वर्ग पालूं, तो क्या माँ आप भी मुझे ये मौका नहीं देंगी? राम की बात सुनकर रेखा इमोशनल हो गई और उसने राम के हाथ पर अपने पांव रख दिए। राम ने काफी देर उसके पांव दबाकर उसकी सेवा की और फिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर के भी काम करवाए। इस बीच रेखा बस यही सोच रही थी कि उसके दोनों दामाद कितने अलग हैं। सच में किसी ने सच ही कहा है कि या तो ऊपर वाला दिल देता है या दौलत।